आरआरआर ऑस्कर्स में भारत की ऑफिशियल एंट्री बनकर नहीं गई, परंतु फिर भी वो ऑस्कर्स जीत सकती है। नाटू नाटू गाने को ऑस्कर्स में सम्मिलित कर लिया गया है और दूसरी ओर आरआरआर के पास अभी भी चांस है कि वो बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट पिक्चर इन नॉन इंग्लिश कैटेगरी में ऑस्कर्स में एंटर कर जाए। आरआरआर भारत को प्रतिष्ठा दिला रही है। गोल्डन ग्लोब्स में भी 2 नॉमिनेशंस आरआरआर को मिली हैं, बेस्ट सॉन्ग और बेस्ट फिल्म इन नॉन इंग्लिश कैटेगरी। जनवरी 2023 में इसके रिजल्ट आ जाएंगे और अच्छे चांस हैं कि भारत को प्रतिष्ठा मिले। अब जो फिल्म भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाए और नॉर्मल पॉलिटिक्स को जो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाती है उससे हटके दिखाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारत का एक पक्ष उसके बारे में कुछ घटिया ना बोले। तो रत्ना पाठक ने आरआरआर को रेग्रेसिव बोल दिया। वहीं उनका कहना है कि पठान के गाने के बारे में बात नहीं की जानी चाहिए क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आरआरआर रेग्रेसिव क्यों नहीं है और पठान के गाने के बारे में क्यों चर्चा होनी चाहिए, वो भी शाहरुख खान के पुराने बयानों के माध्यम से। तो चलिए इसी पर बात करते हैं, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। अनुराग कश्यप के एक बयान को मीडिया ने छापा कि आरआरआर, कांतारा जैसी जो फिल्में हैं वो रीजनल सिनेमा को समाप्त कर देंगी, जैसे सैराट ने मराठी सिनेमा को कर दिया था। वैसे मीडिया ने इस बयान को थोड़ा तोड़ मोड़ के प्रेषित किया था। अनुराग कश्यप ने कहा था कि आरआरआर, कांतारा जैसी फिल्में रीजनल सिनेमा को ध्वस्त कर सकती हैं यदि लोग भावनाओं में बह के बहुत बड़ा बजट लगाना शुरू कर दें फिल्मों के अंदर। यदि इसे कंट्रोल वे में किया जाए तो ठीक है। उधर से रत्ना पाठक ने कहा, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो पठान के गाने पर बात नहीं होनी चाहिए, परंतु लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तब भी आरआरआर के बारे में बात होनी चाहिए क्योंकि वो रिग्रेसिव है। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो भी वो पठान देखने जाएं, कैसे कर लेती हो मैडम? क्या? अच्छा, नसरुद्दीन शाह की पत्नी हो? ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। आप कर सकते हैं मैडम, आप कर सकते, कर लो। रत्ना पाठक शाह के मुंह से हर दूसरी लाइन में ये निकलता है, अरे ये तो रेग्रेसिव है, अरे ये तो रेग्रेसिव है। कभी मैडम आरआरआर को रेग्रेसिव बोलती हैं तो कभी करवा चौथ को, कल बोलेंगी गिल्ली डंडा रेग्रेसिव है, परसों बोलेंगी कंचे खेलना रेग्रेसिव है। क्या लॉजिक? अरे उनकी नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ये तो नसरुद्दीन शाह जी की पत्नी है ना, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का चलता है। लॉजिक जैसी बेकार सी चीज के चक्कर में ये आर्ग्यूमेंट थोड़ी हारेंगे। आरआरआर प्रोटैगनिस्ट को भगवान राम के अटायर में लड़ते हुए दिखाती है और पूरे विश्व को उनसे इंस्पायर होता हुआ भी दिखाती है। तो भाई मिर्ची तो लगेगी ना। जहां आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो कि जय श्री राम एक वॉर क्राई है, लोगों को मारा जा रहा है, ये नारा लगा के वहां इतने बड़े लेवल पर आप उनसे लोगों को इंस्पायर होता हुआ देखोगे तो आपको रेग्रेसिव तो लगेगा ना। और ये पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपने अपनी सारी मशीनरी भी लगा रखी है। वोक्स ने आर्टिकल छापा कि आरआरआर की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ट्रबलिंग है। और जब हम उस आर्टिकल को डीपली पढ़ते हैं तो हमें उस आर्टिकल की मानसिकता का भी पता चलता है। आर्टिकल कहता है कि भारत में इस समय एक ऐसी सरकार है जिसकी विचारधारा हिटलर और मुसोलिनी दोनों की विचारधाराओं को मिला के बनाई गई है। राम को फिल्म में अप्रोप्रिएट किया गया है जबकि इस नारे के अंदर लोगों को मारा जा रहा है। मुस्लिम्स को भगाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है और आरआरआर इसे अप्रोप्रिएट करती दिखती है। अपर कास्ट दलितों पर अत्याचार करते हैं और आरआरआर में रामचरण का जो कैरेक्टर है वो अपर कास्ट का है। ये फिल्म इसीलिए रेग्रेसिव है। नहीं, कोई सेंस है इस बात की? इन्हें बहुत लग रही है। स्लेट ने भी लिख दिया कि फिल्म देख के मजा तो आ रहा है लेकिन उसके रेग्रेसिव सब टेक्स्ट को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कारवां ने लिख दिया कि भीम राम को कहता है हमें एजुकेशन दो, तो इसका अर्थ है आदिवासी अपर कास्ट से भीख मांग रहे हैं कि एजुकेशन का अधिकार अब आप अपने हाथ में ले लो और हमें अपने हिसाब से पढ़ाओ, हम तुम्हारे रहमो करम पर चलेंगे भाई साहब। रॉबर्ट टूम नाम के एक फ्रेंच हिस्ट्री प्रोफेसर ने लिखा द स्पेक्टेटर में कि ब्रिटिशर्स को इस फिल्म में अत्याचारी दिखाया गया है जबकि वो ऐसे अत्याचारी नहीं थे। ये फिल्म वॉयलेंट हिंदू नेशनलिज्म फैंड बाय नरेंद्र मोदी है। आहा। न्यूज रूम पोस्ट में सोमीदास ने लिखा ये तो हिंदुत्व प्रोजेक्ट दिखाया गया है। आरआरआर में जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ट्रबल्ड है। कमाल करते हो।
एक कहानी याद आ गई। एक बंदर के हाथ में एक तलवार लग जाती है और एक शेर उसे खिड़की से दिखाई देता है, तो बंदर तलवार चला चला कर अपने पूरे परिवार को मार लेता है। ये जो रत्ना शाह जैसे लोग हैं ना, और इस प्रकार के जो आर्टिकल्स है ना, ये बंदर हैं। आरआरआर शेर है और परिवार बॉलीवुड है, बाकी आप समझ जाओ। आरआरआर के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा क्यों गलत है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रत्ना पाठक शाह की दूसरी स्टेटमेंट यानी पठान के गाने पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं अगले अध्याय में। पठान के गाने पर बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पर लोगों को पठान को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों के पास भारत में खाने के लिए रोटी नहीं है। इस प्रकार के इलॉजिकल बातें बॉलीवुडियों के मुंह से ना अक्सर निकलती रहती हैं। अब भाई देखो, क्या कलर है वो डिबेट बेहद फालतू है। असली बात क्या है कि ये गाना जिस प्रकार से फिल्माया गया है वो रेग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव, चर्चा इस पर होनी चाहिए। तो 2013 में निर्भया कांड हुआ था। आइटम सॉन्ग्स पर सीबीएफसी का कहना था कि यदि आप फिल्मों में आइटम सॉन्ग डालोगे तो उस फिल्म को सीधा ए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिल्म के प्रोमो को प्राइम टाइम पर नहीं दिखा पाओगे। मतलब सीबीएफसी स्वयं मान रही थी कि आइटम सॉन्ग्स में जिस प्रकार लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है वो कहीं ना कहीं गलत है। सीबीएफसी ने बाद में इस स्टांस को डिसकंटिन्यू कर दिया, वो बात अलग है, परंतु निर्भया के समय तो ये एक नॉर्म बन ही गया था। शबाना आजमी ने भी उस समय कहा था कि महिलाओं का कॉमोडिफिकेशन हो रहा है और एक्ट्रेसेस को थोड़ी और अच्छी चॉइसेस करनी चाहिए एज फार एज आइटम सॉन्ग्स आर कंसर्न्ड। परंतु शाहरुख खान तो शाहरुख खान है। शाहरुख खान ने कहा कि फिल्मों में कॉमेडी दिखाई जाती है, तो क्या कॉमेडी भी ऐसे सड़कों पर आ जाती है? तो भाई साहब ऐसा है, मीम्स ना कॉमेडी है और वो फिल्मों के ऊपर ही बनती है, तो आ जाती है। हाँ आ जाती है, ले अब बता। अपना भाई साहब ये बात बोल के ना ये कहना चाह रहे थे कि भाई कॉमेडी ऐसे सड़कों पे नहीं आती है तो वीमेन कोमोडिफिकेशन कैसे हो जाती है। हाँ, इन भाई साहब को मर्द होने पर वैसे शर्म अवश्य आ रही थी जब निर्भया कांड हुआ था, परंतु आइटम सॉन्ग्स एक लड़की की चॉइस होती है ऐसा इन्होंने बोल दिया था। वो मना क्यों नहीं कर देती, उनका प्रश्न था। शाहरुख जी, आपने माया महिम साहब की थी और उसमें आप नग्न हो गए थे। फिल्म फ्लॉप थी और उस समय आपका करियर कोई बहुत बढ़िया नहीं चल रहा था। क्या आप मना कर पाए थे उस समय किसी फिल्म को, या नग्न होना सही था? फरहान अख्तर का भी निर्भया के समय मानना था कि बॉलीवुड पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है उस माइंडसेट के लिए जो निर्भया के साथ हुआ। मीरा नायर को भी आइटम सॉन्ग्स विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन लगते हैं और उन्हें भी लगता है कि इससे एक घटिया मानसिकता समाज में विकसित हो रही है। और यही कुछ मानना था करण जौहर का भी। उन्होंने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज के बाद अपनी फिल्मों में ऑब्जेक्टिफिकेशन या आइटम सॉन्ग नहीं डालेंगे। I'm somebody who's had item songs in my film, right. And there has been objectification as a result of that. वहीं दूसरी ओर रिसर्च के अनुसार 1991 से 2014 तक 125 आइटम सॉन्ग्स को स्टडी किया गया और उसमें पाया गया कि 125 में से 105 गानों में लड़की को घटिया किस्म की ड्रेस पहनाई गई है, 15 गानों में लड़की को नग्न दिखाया गया है और मात्र 5 गानों में लड़की को ठीक ठाक सी ड्रेस दी गई है। सोचिए ऐसा क्यों किया गया होगा। 83% गानों में फीमेल डांसर और अन्य कैरेक्टर्स के बीच में इंटीमेट कांटेक्ट दिखाया गया है और सभी के सभी 100% गानों में लड़की सेक्सुअल मैनर में नाच रही है। सोचिए ऐसा क्यों दिखाया गया होगा। अब बताइए रत्ना पाठक शाह जी, क्या पठान के गाने पर वार्ता होनी चाहिए या लोगों के पास रोटी नहीं है? क्योंकि रोटी नहीं है, आप किसी भी चीज के साथ लगा के मुद्दा भटका सकते हो। एक देश में 2 मुद्दे को एग्जिस्ट कर सकते हैं रत्ना जी। ओह, पर आप तो नसरुद्दीन शाह जी की पत्नी हो। कोई बात नहीं, लगे रहिए। चलिए अब चलते हैं कि क्यों आरआरआर एक इंपॉर्टेंट फिल्म है अगले अध्याय में। वहीं आरआरआर जिसे रेग्रेसिव फिल्म कहा जा रहा है वो भारत के लिए क्या कर रही है? तो जी, इसी दिसंबर में आरआरआर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए 2 नॉमिनेशंस मिले हैं। आज तक केवल एक भारतीय AR रहमान ये अवार्ड जीत पाया है।
गोल्डन ग्लोब ऑस्कर्स का ट्रेलर माना जाता है और नाटू नाटू ऑस्कर्स के लिए शॉर्टलिस्ट भी हो चुका है और ऑस्कर अवार्ड 225 देशों में प्रसारित होता है, लगभग 100 करोड़ लोगों तक पहुंचता है। तो बेसिकली 100 करोड़ लोग आपके देश को वैसा देखेंगे जैसा ऑस्कर जीतने वाली फिल्म दिखाएगी, जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर, जिससे भारत की इमेज झुग्गी बस्ती की बन गई और आज तक वही इमेज है। साला स्लम टूरिज्म करने विदेशी आते हैं भारत। Today I'm going to be traveling to the world's most famous slum. Hey everyone, today I am going on a slums tour. It's one of the largest slums here in India. आरआरआर भारत की वह छवि को बदलने का दम रखती है क्योंकि ये इंडियन लाइफ, कल्चर, गॉड्स, फेस्टिवल, पहनावा, डांस, शौर्य और सबसे बड़ी बात इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को सेलिब्रेट करती है, वो भी रियल वाले। अब ये सब ना भारत की इमेज को धो सकते हैं, झुग्गी बस्ती वाली इमेज को, क्योंकि फिरंगियों का तो ये हाल है। तो रत्ना जी, रिग्रेसिव वो है जो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है या फिर वो जो आपके देश की छवि को 100 करोड़ लोगों के समक्ष धोने का सामर्थ्य रखती है? बाकी नासिर जी कैसे हैं? हुक्का पानी सब सही? तो जी ये हरकतें कब तक चलेंगी पता नहीं। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब करे बिना जाओगे तो भैया देखो भगवान देख रहा है। सपोर्ट करना चाहें यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।